ओके जी, स्टार्ट करें। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे ये वाला पोर्शन, है ना, ये एस्टिमेशन वाला। तो इसमें क्या है, मेनली सफिशिएंसी, मिनिमल सफिशिएंसी, फैक्टराइजेशन थ्योरम, कंप्लीटनेस ऑफ एक्सपोनेंशियल फैमिली, एंसिलरी स्टैटिस्टिक, बसूस थ्योरम, इट्स एप्लीकेशंस, अनबायस एस्टिमेशन, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस एस्टिमेशन, है ना, राव ब्लैकबेल थ्योरम, लेमन सेफी थ्योरम, और क्रैमर राव इनइक्वालिटी, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर्स, method of maximum likelihood estimator, their properties, interval estimation, pivotal quantities, confidence interval based on them, and coverage probability. Okay, so तो इसी ऑर्डर में चलते हैं जिस ऑर्डर में, है ना, सिलेबस लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग स्टैटिस्टिक डिफाइन करते हैं। ये मतलब वर्ड हमने रैंडम सैंपल ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है ना। तो रैंडम सैंपल क्या था कि रैंडम सैंपल मीन्स इट इज फंक्शन ऑफ रैंडम, मतलब आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स, है ना, मैं लिखा था ना लास्ट टाइम कि रैंडम सैंपल जो हम लिखे थे, एक बार मैं जस्ट रिपीट कर देता हूँ। तो जैसे ही अक्सर ये वर्ड यूज़ होगा रैंडम सैंपल, तो जब भी लिखा होगा तो इसका मतलब है आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो रैंडम सैंपल इज सेम एज आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स अभी के लिए। और स्टैटिस्टिक क्या होगा, तो स्टैटिस्टिक जो हम लोग डिफाइन करते हैं, तो स्टैटिस्टिक क्या होता है, फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल विच डज नॉट इन्वॉल्व एनी पैरामीटर, है ना। सो डेफिनेशन इज कि जैसे हम लिखते हैं, मान लो ऐसा है कि लेट x1 x2 डॉट 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 बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन विथ पीडीएफ और पीएमएफ। तो आई विल यूज द कॉमन नोटेशन जो कि होगा जैसे एफ थीटा एक्स। सो एफ थीटा एक्स लिखने का मतलब थीटा और एक्स इन्वॉल्व है उसमें, या एफ एक्स थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एंड पीडीएफ जो होगा एफ थीटा एक्स मीन्स सीडीएफ एंड पीडीएफ या डिस्ट्रीब्यूशन कंटेन अननोन पैरामीटर थीटा, इसका मतलब ये है। रैंडम सैंपल मतलब आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स, है ना, ये पहले भी हम डिफाइन कर चुके हैं। अब आते हैं स्टैटिस्टिक पे। स्टैटिस्टिक क्या है, तो इट इज फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल विच इज फ्री ऑफ अननोन पैरामीटर, है ना। तो अ फंक्शन ऑफ random sample which does not contain any parameter, है ना, which does not contain any parameter, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग यूज करते हैं, सो फॉर एग्जाम्पल वी यूज एक्स बार, है ना। एक्स बार ये क्या है, स्टैटिस्टिक है। या यू कैन यूज एस स्क्वायर जो हम लोग लिखते हैं सैम्पल वेरिएंस, 1/n-1 समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये है मेरे पास, ठीक। एंड सो ऑन, बाकी है ना एक्स बार एस स्क्वायर और भी लिख सकते हैं आप, एक्सेट्रा। सो ये सब क्या होगा, दीज आर स्टैटिस्टिक। अब एस्टिमेटर क्या होता है, सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एस्टिमेटर। सो एस्टिमेटर इज a statistic used to estimate a known parameter theta, है ना।
इज कॉल्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। तो जनरली यू नो व्हाट, जैसे एक्स बार एस्टिमेटर है थीटा का, तो हम चाहे तो एस स्क्वायर को भी एस्टिमेटर ले सकते हैं थीटा का, ठीक है ना, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनी स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज्ड एज एस्टिमेटर। अब वो बात की बात है कि वेदर ये अच्छा है, गुड एस्टिमेटर है, बैड एस्टिमेटर है, या उसकी क्वालिटीज क्या है, ये फर्दर जो आप चेक करेंगे उस पर डिसाइड होगा। बट एनी स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज्ड, एनी स्टैटिस्टिक कैन बी यूज्ड एज एनी एस्टिमेटर ऑफ एनी पैरामीटर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये है कि बाकी हम कोशिश करते हैं कि ऐसा एस्टिमेटर ले जो कि थोड़े से सही एस्टिमेट करे, चाहे वो अनबायस्ड हो या उसके कुछ क्वालिटीज हैं जो हम चेक करेंगे, है ना। सो वैसा है, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, जो लोग लेट हैं कुछ है नहीं, इसलिए हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। रैंडम सैंपल मतलब आईआईडी रैंडम वेरिएबल्स, और स्टैटिस्टिक्स फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल विच डज नॉट कंटेन एनी पैरामीटर, यही है। और एस्टिमेटर मतलब स्टैटिस्टिक्स यूज टू एस्टिमेट। जैसे एग्जांपल के लिए आप अगर देखो, मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, तो सपोज आई टेक x1 x2 xn एज अ रैंडम सैंपल फॉर पॉइसन थीटा। तो इसमें थीटा का एस्टिमेटर क्या लेंगे? जैसे एक्स बार ले लो, या एक्स बार का स्क्वायर ले लो आप, या आप ऐसा कंसिडर कर लो, है ना, समेसन एक्स आई स्क्वायर ले लो आप, आई फ्रॉम 1 to n, या एस स्क्वायर ले लो, है ना। तो दे आर, ये जो है, दे आर कंसिडर्ड एज एस्टिमेटर ऑफ थीटा, है ना। कैन बी कंसिडर्ड एज एस्टिमेटर ऑफ थीटा। अब फर्दर चेक करने के बाद पता चलेगा ये अनबायस्ड है नहीं है, कंप्लीट सफिशिएंट यूएम यूई, ये सब बाद में है, फर्दर चेक करने के बाद पता चलेगा। बट इनिशियली वी कैन, है ना, कंसीडर दीज एज एस्टिमेटर। एक्स बार को भी एस्टिमेटर ले सकते हैं थीटा का, एक्स बार स्क्वायर को भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, एस स्क्वायर को भी ले सकते हैं। सो एनी वन कैन बी, है ना, कंसिडर्ड एज एस्टिमेटर ऑफ थीटा। एस्टिमेट का एस्टिमेट और एस्टिमेटर का डिफरेंस क्या होता है? एस्टिमेट मींस रियल वैल्यू। हाँ, एस्टिमेट मतलब उसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। जब एस्टिमेट बोलते हैं रियलाइज्ड वैल्यूज, है ना, तो एस्टिमेट इज द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज और रियलाइज्ड वैल्यूज, गिवन वैल्यूज। हाँ, जैसे एस्टिमेटर एक रैंडम वेरिएबल है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं लिखूं व्हेन वी राइट एस्टिमेटर, सो इज अ रैंडम वेरिएबल, ये एक रैंडम वेरिएबल है ना, विच इज अ स्टैटिस्टिक एक्चुअली, है ना, विच इज अ स्टैटिस्टिक। और एस्टिमेट क्या होता है? जब हम एस्टिमेट वर्ड यूज करते हैं, एस्टिमेट इज ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, है ना, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ एस्टिमेटर। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मैं सिंपल छोटा सा एग्जांपल लूं, कि मान लीजिए कई बार ऐसा बोलता है कि एक्स, जैसे एक्स बार इज एस्टिमेटर ऑफ थीटा, मान लो ऐसा है। और अभी के लिए मुझे कुछ सैंपल दे दिया, मान लो x1 की रैंडम वेरिएबल x1 की ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है 1, x2 की ऑब्जर्व्ड वैल्यू 1.5, x3 की ऑब्जर्व्ड वैल्यू 2, x4 की ऑब्जर्व्ड वैल्यू 1.5। सपोज एक रैंडम सैंपल है साइज 4 का, तो यहां से जो x बार की वैल्यू आएगी, इन सबको आप ऐड करेंगे, सो कितना आ जाएगा 6, और 6/4, तो ये हो गया जैसे 1.5। सो दिस इज एस्टिमेट ऑफ एक्स बार, ठीक है। एक्स बार का एस्टिमेट है, नॉट एस्टिमेटर, एस्टिमेट, है ना। ये फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एक्स बार, ना, या ऐसा बोल सकते हैं आप एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एक्स बार, एस्टिमेटेड वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, है ना, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ एक्स बार, है ना, इज 1.5, ये है, ठीक है ना। तो एस्टिमेटर एक रैंडम वेरिएबल है। कोई क्वेश्चन है जी? सर वैल्यू तो हम लोग पैरामीटर के एस्टिमेट करेंगे ना सर? वैल्यू पैरामीटर के एस्टिमेट करेंगे, लेकिन एक्स बार उसका एस्टिमेटर है। हाँ,
तो एस्टिमेटेड वैल्यू थीटा का आप ये कहना चाह रहे हैं, तो ठीक है, थीटा की एस्टिमेटेड वैल्यू, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एस्टिमेट क्या होता है, तो यू कैन से कि एस्टिमेट है एक्स बार, यहाँ अच्छा यहाँ आप थीटा लिखना चाह रहे हैं ना, कोई बात नहीं, एस्टिमेट ऑफ थीटा इट्स फाइन। तो एक्स बार की जो एस्टिमेटेड वैल्यू वो एस्टिमेट है ना, ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, तो आप ऐसा लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए 1.5 ये एस्टिमेट है ना, वैसा कर सकते हैं। एक्स बार तो वो ठीक है, जो एक्स बार की वैल्यू आ रही है एस्टिमेटेड, वही थीटा की वैल्यू, इट मे नॉट बी एक्चुअल वैल्यू है ना, वो एस्टिमेटेड वैल्यू है, तो वो पैरामीटर की है, जो आप कहना चाह रहे हैं सही कहना चाह रहे हैं, दैट इज एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ पैरामीटर। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ एक्स बार ही लिया है, लेकिन आप यू कैन राइट कि ओके एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ थीटा इज 1.5 इन दिस केस, दैट इज फाइन। लेकिन वो किसकी वैल्यू है, एस्टिमेटेड वैल्यू एक्स बार ही तो है, एक्स बार इज द एस्टिमेटर ऑफ दिस, तो एक्स बार एस्टिमेटर है, लेकिन एक्स बार की ऑब्जर्व्ड वैल्यू आएगी वो एस्टिमेट होगी थीटा की, दैट जो आप कहना चाह रहे हैं ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा उस केस में। जनरली इसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं ना, एस्टिमेटर तो वो होता है, एस्टिमेट जो होता है उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, आप देखेंगे, क्योंकि वो गिवन वैल्यूज होता है, और वो एक्चुअली एस्टिमेट जो है वो अननोन पैरामीटर का होता है, लेकिन वो वैल्यू किसकी है, एस्टिमेटर की ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है, जो कि एस्टिमेट अननोन पैरामीटर का है। ठीक है, और कुछ डिस्कस करना है, इट इज फाइन। तो बेसिक हम डिस्कस कर रहे थे। अभी जैसे कोई अब आपको जैसे यहाँ पे क्या क्या डिस्कस करना है, तो मैं इसी ऑर्डर में डिस्कस करता हूँ, जो सिलेबस है इसी ऑर्डर में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, एनीवन वुड लाइक टू आस्क समथिंग। तो अभी हम जैसे सफिशिएंट एस्टिमेटर अगर मैं डिफाइन करूं, सो व्हाट इज सफिशिएंट एस्टिमेटर, व्हाट इज मिनिमल सफिशिएंट, व्हाट इज फैक्टराइजेशन थ्योरम, अभी हम इस पे बात करें तो क्या होगा, हाउ डू यू डिफाइन सफिशिएंट एस्टिमेटर। तो अगर मैं बात करूं सफिशिएंट एस्टिमेटर या सफिशिएंट स्टैटिस्टिक, सफिशिएंट एस्टिमेटर और सफिशिएंट स्टैटिस्टिक, ठीक है। सो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक, सो हाउ डू यू डिफाइन सफिशिएंट स्टैटिस्टिक का डेफिनेशन क्या है। कोई बताइए, एनीवन नो कि सफिशिएंट स्टैटिस्टिक का डेफिनेशन क्या है। कोई बताओ, एनीवन, याद है कि नहीं। Sir, if x1 x2 dot xn with a random sample, then x1 comma x2 dot xn given capital T equal to small t is independent of theta, माने independent of parameter. अच्छा, तो मतलब बोल रहे हैं कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल गिवन टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, यही ना। Yes, sir. हाँ सर, तो ये डेफिनेशन है। Another definition is t dash given capital T equal to small t is independent theta. T dash is the any other sufficient statistics. तो आप मिनिमल सफिशिएंट बता रहे हो, सफिशिएंट बता रहे हो, Okay, सफिशिएंट या मिनिमल सफिशिएंट। Okay, sir. पहले तो क्लियर होना चाहिए सफिशिएंट या मिनिमल सफिशिएंट में डिफरेंस क्या है। सर फर्स्ट वाली जो है वो सफिशिएंट है, सेकेंड वो सफिशिएंट में भी टी डेस्ट गिवन कैपिटल टी इक्वल टू स्मॉल टी इक्वल इज इंडिपेंडेंट थीटा। ठीक है, चलिए मैं डिफाइन करता हूँ। तो सही, आप पहला सही बता रहे थे कि मान लीजिए ऐसा है कि लेट xn be a random sample है ना, फ्रॉम अ पॉपुलेशन है ना, कंटेनिंग अननोन पैरामीटर थीटा। तो क्या होगा, या मैं ऐसा लिखूं कि विथ पीडीएफ और सीडीएफ
एफ थीटा एक्स है ना, पीडीएफ या पीएमएफ कोई भी लिख सकते हैं। इतना ही लिख लो, कंटेनिंग अननोन पैरामीटर ना, कंटेनिंग अननोन पैरामीटर थीटा। तो मतलब कोई जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का दैट कंटेन अननोन पैरामीटर आपका थीटा है उसमें, ठीक है। सो स्टैटिस्टिक टी, तो टी लिखने का मतलब टी इज अ फंक्शन ऑफ x1 x2 xn है ना, t means t is a function of x1 x2 xn and this is sufficient estimator for family of distribution। देखो यहां मैं पैरामीटर नहीं लिख रहा हूं, sufficiency and completeness are the property of the distribution। मतलब यहां ऐसा नहीं कि लाइक t sufficient है थीटा के लिए, मतलब अगर ऐसा बोलोगे स्टिल जरूरी नहीं थीटा के लिए, टी सफिशिएंट है थीटा स्क्वायर के लिए भी, एनी फंक्शन ऑफ थीटा के लिए। सो सफिशिएंसी एंड कंप्लीटनेस आर प्रॉपर्टी ऑफ फैमिली ऑफ एस्टिमेटर। तो पूरे फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, पूरे फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो सफिशिएंट होगा। इट्स नॉट पर्टिकुलर रिलेटेड टू द थीटा ओनली। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मान लो टी सफिशिएंट फॉर थीटा है तो टी विल बी सफिशिएंट फॉर थीटा स्क्वायर ऑल्सो, टी विल बी सफिशिएंट फॉर थीटा क्यूब ऑल्सो, साइन थीटा कॉस थीटा सबके लिए होगा, ठीक है ना। सो इट्स नॉट लाइक कि थीटा यहाँ पर्टिकुलर थीटा के लिए ही सफिशिएंट है, थीटा स्क्वायर के लिए टी स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो सफिशिएंसी एंड कंप्लीटनेस आर द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो। तो स्टैटिस्टिक टी इज सफिशिएंट एस्टिमेटर या सफिशिएंट स्टैटिस्टिक, ठीक है। ये सब है ना, एस्टिमेटर लिख लो या स्टैटिस्टिक लिख लो, जो भी मर्जी, स्टैटिस्टिक लिखना स्टैटिस्टिक लिख लो। फॉर फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये मैं ऐसा सीडीएफ लिखता हूं, एफ थीटा, जहां थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा। तो ये तो बिग थीटा मैं लिखूंगा, दिस इज अ पैरामीटर स्पेस। पैरामीटर स्पेस मींस सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ पैरामीटर, ठीक है ना। सो दिस विल कंटेन ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ पैरामीटर। सो थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा, मतलब सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ पैरामीटर। इफ एंड ओनली इफ क्या होगा कि ये जो कंडीशनल सीडीएफ है या कंडीशनल पीडीएफ है या कंडीशनल पीएमएफ है, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सो अगर मैं ऐसा बोलूं कि कंडीशनल पीडीएफ ऑफ ये जो एफ थीटा है, x1 x2 xn गिवन t, दिस इज फ्री ऑफ थीटा या दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। तो ये मैथमेटिकली डेफिनेशन हो गया। So statistic is sufficient statistic if conditional distribution में you can consider CDF, PDF, PMF है ना। अगर discrete है तो PMF ले लो, continuous है तो PDF ले लो। This is independent of theta, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन हो गया कि कंडीशनल CDF या फर्दर यू कैन राइट कंडीशनल PMF और कंडीशनल PDF, दिस इज फ्री ऑफ थीटा। एक बार ये रीड कर लो, अगर कहीं डाउट है तो बताओ आप। फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आपने बोला, थीटा का कोई भी फंक्शन होगा वो सब कुछ फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा जी, है ना। इसका मतलब हाँ, जैसे कि लेट्स सपोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका मीन है, वेरिएंस है, तो वो सब भी इंक्लूडेड है मतलब। हाँ, फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब जैसे पॉइसन थीटा है तो फैमिली क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि थीटा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो जाएगा ना। जैसे मान लो पॉइसन थीटा ही बोला आपने, तो थीटा 1 है तो पॉइसन 1 है, तो उसका पीएमएफ कुछ और होगा, पॉइसन 2 का पीएमएफ कुछ और होगा, पॉइसन 3 का पीएमएफ कुछ और होगा, ऐसा होगा ना। तो ये सब एक कलेक्शन है। अच्छा सर, जैसे कि अगर ऐसा कोई पीडीएफ होगा जिसमें एक से ज्यादा पैरामीटर्स हैं, जैसे कि नॉर्मल है हमारा, उसमें म्यू और सिग्मा है, या बीटा है, अल्फा और बीटा है ना, तो इन सब में क्या होगा? तो उसके अकॉर्डिंग आएगा। उसमें क्या है, तो उसमें वो भी फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, डिफरेंट वैल्यू ऑफ जैसे नॉर्मल ले लो म्यू सिग्मा है तो म्यू और सिग्मा के लिए डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी।
इसमें कंफ्यूजन क्या है आपको? नहीं सर, आपने बोला ना थीटा, थीटा इज अ पैरामीटर, है ना? हाँ तो उसके जितने भी फंक्शन है तो वो फैमिली ऑफ थीटा, है ना? हाँ, वो सफिशिएंट फॉर द फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ तो मेरा क्वेश्चन ये था ना कि उसमें जो डिफरेंट पैरामीटर्स है ना, वो सिर्फ थीटा के ही फंक्शन नहीं है ना सर? अरे तो मैडम, आप थीटा को यहाँ एक नंबर क्यों समझ रहे हो? थीटा इज अ वेक्टर। सो आप थीटा को एक वेक्टर समझो ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है थीटा एक सिंगल नंबर है, तो थीटा एक वेक्टर ले लो आप। इसमें थीटा 1, थीटा 2, थीटा के, देयर आर के नंबर ऑफ पैरामीटर्स। थीटा इज अ फंक्शन ऑफ, ले लो आप, थीटा इज अ वेक्टर, थीटा इज अ वेक्टर हेयर, तो द फंक्शन ऑफ पैरामीटर्स में के नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं। सबसे फ्री होगा ये, थीटा से फ्री होने का मतलब इन सब पैरामीटर से फ्री होगा। तो यू मे कंसिडर थीटा एज दिस। आप ये जनरल डेफिनेशन में ये कंसिडर कर लो, आप ये लो, देयर आर के पैरामीटर, है ना। अभी एक्सप्लेन करूंगा के पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली, 1 पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली, 2 पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली। जब हम लिखते हैं के पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली, तो वहां बोलते हैं जो थीटा वेक्टर है दैट है ना, मतलब के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उस डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है जी, तो आगे देखो, एक मिनट। एक एग्जांपल लो आसान सा, जैसे अभी के लिए, जैसे मैं सिंपली स्टार्ट करें, हम लोग सॉल्व करना शुरू करें, तो मान लीजिए अभी के लिए मैं सैंपल साइज 2 का लेता हूं, ठीक है। सो x1 x2 इज पॉइसन थीटा, ये मान लिया, मान लीजिए, ठीक है। सो x1 x2 इज अ पॉइसन थीटा, सैंपल साइज 2। तो वी टेक अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 2 फ्रॉम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर थीटा। अब मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन सा इसमें से अभी डेफिनेशन से ट्राई करना है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ फॉर दिस, है ना, फॉर दिस फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन थीटा। या तो फॉर थीटा लिखो तभी चलेगा, या फॉर फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इफ यू राइट फॉर पॉइसन थीटा स्टिल इट इज फाइन, बिकॉज जो एस्टिमेटर है वो पूरे फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एस्टिमेटर है, इट्स नॉट पर्टिकुलर फॉर थीटा। अगर आप फॉर थीटा लिखते हो स्टिल इट इज फाइन, क्योंकि एक्चुअली मैं यहां बोल रहा हूं कि अगर मान लो अभी के लिए जैसे मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, चलो फॉर थीटा लिख देता हूं, या फॉर थीटा स्क्वायर लिख दो, सो इट विल मेक नो डिफरेंस। थीटा, थीटा स्क्वायर, 1/थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, कुछ भी लिख दूंगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, बिकॉज कंप्लीटनेस और सफिशिएंसी जो एस्टिमेटर है वो डिस्ट्रीब्यूशन के रेस्पेक्ट में, उसको पर्टिकुलर थीटा से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ठीक है ना, तो अभी तो मान लो चलो फॉर थीटा लिख देता हूं जैसे आप, या फॉर पॉइसन थीटा मैं लिख देता हूं। तो मेनली क्या है, पॉइसन थीटा लिख रहा हूं, इसका ये मतलब है कि इसमें जो पैरामीटर अवेलेबल है उससे कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन फ्री होनी चाहिए। जैसे मान लो पहला ऑप्शन में मैं लिख दूं x1 प्लस x2, दूसरा में लिख दिया x1 प्लस 2x2, तीसरा है 2x1 प्लस x2, चौथा है 3x1 प्लस 2x2, मान लो ये है। और आपको बताना इनमें से, अभी सैंपल साइज 2 का ही हम n के लिए भी कर सकते हैं, तो कौन सा सफिशिएंट है कौन सा सफिशिएंट नहीं है, ये चेक करना है। तो क्या करेंगे आप, डेफिनेशन, बाकी तो ऐसे आप जानते हैं फैक्टराइजेशन थ्योरम ये सब से तो आ जाएगा, लेकिन अभी डेफिनेशन से वेरीफाई करते हैं कि कौन सा सफिशिएंट है कौन सा सफिशिएंट नहीं है। तो सफिशिएंट होने के लिए क्या होना चाहिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन मैंने यूज किया, नॉट लाइक सीडीएफ ही दिखाना पड़ेगा। अगर आप दिखा देते हैं कि पीडीएफ थीटा से फ्री है तो सीडीएफ भी थीटा से फ्री हो जाएगी, दिखा दो आप पीएमएफ थीटा से फ्री है, कंडीशनल पीएमएफ ऑफ सैंपल गिवन टी, तो हो जाएगा काम। तो जैसे अभी के लिए अगर मैं स्टार्ट करूं, लेट्स से यहां से मैं अगर सॉल्व करना चाहूं, पहला ऑप्शन चेक करूं, तो अभी के लिए मेरे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है टी हम अज्यूम करते हैं,
x1 प्लस x2 को। मुझे चेक करना है कि क्या ये सफिशिएंट एस्टिमेटर है या नहीं है। तो डेफिनेशन क्या कहता है कि सफिशिएंट एस्टिमेटर कब होगा, जब कंडीशनल, अभी मैं पीएमएफ निकाल रहा हूँ, कंडीशनल पीएमएफ निकाल दूँ, वैसे ही पीएमएफ अगर इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगा तो सीडीएफ भी होगा, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। सो कंडीशनल, यहाँ पे चाहो तो डेफिनेशन में देखो, बुक में अगर देखोगे सिंपल लिखा रहता है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल गिवन टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ अननोन पैरामीटर्स, ये है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है। तो यहां से अगर आप लिखोगे x1 इज x1 एंड x2 इज इक्वल टू x2 गिवन t, सो t इज इक्वल टू स्मॉल t, ये जरा कैलकुलेट करो t का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ऐसे। सो अगर x1 x2 पॉइसन थीटा है तो यू ऑल नो t का डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइसन 2 थीटा, राइट। तो अब आप ये निकालिए और ये फाइंड कीजिए क्या ये फ्री ऑफ थीटा आएगा। अगर ये फ्री ऑफ थीटा आ गया देन दिस t इज द sufficient estimator। यस सर, फ्री आ रहा है। आएगा ना ओके। तो जिन लोगों ने ट्राई कर लिया देखिए, तो x1 अब जस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ निकालना है आपको, ओनली प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। तो x1 इज इक्वल टू x1, x2 इज इक्वल टू x2, इंटरसेक्शन t क्या है मेरे पास, t तो x1 प्लस x2 है ना, तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ये एक इवेंट हुआ और दूसरा इवेंट है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू t, दिस अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू t, यही है। फाइन कीजिए आगे। सो इफ यू कंटिन्यू तो क्या आएगा, अब देखिए आगे। सो यहाँ पे x1 x2 t है ना, यहाँ x1 प्लस x2 t है, तो इसके पास बहुत सारे डिफरेंट वैल्यूज आ सकता है जहाँ पे सम t हो जाए, और यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू। तो होता क्या, दो केसेस हैं, देखिए यहाँ पे एक केस ये है कि ऐसा हो सकता है कि t एक्चुअली x1 प्लस x2 के इक्वल हो जाए, या ऐसा हो सकता है कि t x1 प्लस x2 ना हो। तो अभी एक केस में लिख देता हूँ कि जब t x1 प्लस x2 नहीं होगा तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी। मान लीजिए ये जो t एक नंबर है, t इज नॉट इक्वल टू x1 प्लस x2, तो इसमें क्या आ जाएगा, यहां से x1 प्लस x2 t है, और यहां से अगर आप x1 प्लस x2 निकालेंगे तो x1 प्लस x2 हो जाएगा, और यहां मैं कह रहा हूं t इक्वल नहीं है, तो यहां से कैपिटल x1 प्लस कैपिटल x2 इज t, और हेयर कैपिटल x1 प्लस कैपिटल x2 इज x1 प्लस x2, और दोनों डिफरेंट है, तो इसका मतलब इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं आएगा, क्योंकि एक ही पॉइंट को दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ना। तो इसका प्रोबेबिलिटी जो आएगी ये वैल्यू आ जाएगी 0। मैं ये बोल रहा हूं इस केस में इसका आंसर आएगा 0, इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट 0 आ जाएगी। और दूसरा केस है जब आप अज्यूम कर लेंगे t इज इक्वल टू x1 प्लस x2, तो उस केस में क्या होगा, व्हेन दिस t इज x1 प्लस x2, स्मॉल x1 प्लस स्मॉल x2, तो उस केस में क्या होगा, अब x1 प्लस x2 t है, यहाँ x1 प्लस x2, यहाँ भी स्मॉल x1 प्लस स्मॉल x2 होगा, जो कि t लिया मैंने। सो दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस, यहाँ a इंटरसेक्शन b वाला गेम है एक्चुअली। सो a इंटरसेक्शन b क्या हो जाता है, a हो जाता है ना, यहाँ पे इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b फाई हो गया था, मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ a इंटरसेक्शन b a हो जाएगा। अब ठीक से समझिए, सो दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस। क्यों भाई, क्योंकि t जो है x1 प्लस x2 है, जैसे मैं बोलूँ कि x1 प्लस x2 5 है, तो ऐसा भी हो सकता है कि 1 4 4 1 3 2 2 3, 4 पॉसिबिलिटी आ गई, जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ। और यहाँ बोल रहा है कि x1 इज 2 एंड x2 इज 3, तो जस्ट यहाँ फिक्स है कि 2 3 वैल्यू x1 x2 का, और यहाँ मैं बोल रहा हूँ x1 प्लस x2 5 है, तो यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, 2 3 3 2 1 4 4 1, तो यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है, और जो एक है वो सबसेट है इसका। सो दैट्स वाई दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस। सो इस केस में क्या होगा, a इंटरसेक्शन b वी नो सबसेट, a इंटरसेक्शन b
is equal to a when a is subset of b. So this is subset of this quantity. इसके पास बहुत सारे पेयर्स आएंगे x1 x2 के, यहाँ पे एक फिक्स पेयर गिवन है हमें, तो इंटरसेक्शन में यही वाला आ जाएगा। तो यहाँ से ये जो प्रोबेबिलिटी आएगी ये न्यूमरेटर में होगी x1 इज इक्वल टू x1, x2 इज इक्वल टू x2 अपॉन प्रोबेबिलिटी x1 प्लस x2 इज स्मॉल x1 प्लस स्मॉल x2, दैट इज t एक्चुअली, जो मैं t लेके चल रहा हूँ, इस केस में सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक, अब इसको जरा x1 x2 तो इंडिपेंडेंट है, तो इसका पीएम इंडिपेंडेंट अलग अलग कर लो, तो इंडिपेंडेंट e की पावर माइनस थीटा, थीटा की पावर x1 अपॉन x1 फैक्टोरियल, इसको अलग इंडिपेंडेंट है, x1 x2 आईआईडी था, तो इसको ब्रेक करेंगे e की पावर माइनस थीटा, थीटा की पावर x2 अपॉन x2 फैक्टोरियल, एंड x1 प्लस x2 हैज डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन 2 थीटा, सो इसका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा e की पावर माइनस 2 थीटा, 2 थीटा की पावर x1 प्लस x2 अपॉन x1 प्लस x2 का फैक्टोरियल। ठीक, ये आ जाएगा, देखो यहां तक। अब इसमें चेक कीजिए, सही से सिंप्लीफाई करो, तो अगर आप ठीक से सिंप्लीफाई करोगे तो e की पावर माइनस थीटा इसको कैंसिल कर देगा, थीटा की पावर x1 थीटा की पावर x2 मिलके यहां से थीटा गायब कर देगा। तो एक स्टेप और लिख देता हूं मैं, है ना, अगर आप ठीक से सिंप्लीफाई करोगे तो मैं कैंसिल नहीं करता हूं, बस आप समझो। तो यहां से क्या बचेगा, ये दोनों कैंसिल, थीटा वाला भी कैंसिल, तो न्यूमरेटर में है 1 अपॉन x1 फैक्टोरियल 1 अपॉन x2 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में 2 बस हटा दो, तो यहां बचेगा 2 की पावर x1 प्लस x2 अपॉन x1 प्लस x2 फैक्टोरियल, ये है यहां पे। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर सकते थे आप। तो फाइनली कहने का मतलब यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा दिस विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2 फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर x1 प्लस x2 1 बाई, मतलब सीधा x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल, तो इसको तत्काल में हटा देता हूं, यही बचेगा, देखो सिंप्लीफाई करके आप। सो ये आएगा, और क्या इसमें कहीं थीटा दिख रहा है आपको, इसमें कहीं थीटा है नहीं, है ना। इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज द सफिशिएंट एस्टिमेटर विच इज फ्री ऑफ थीटा, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ठीक है जी, देख लीजिए। सो दैट्स वाई x1 प्लस x2 जो है वो सफिशिएंट एस्टिमेटर है बाय डेफिनेशन। कुछ क्वेश्चन पूछना है, बताइए। सर जो पहला वाला केस लिया था ना, t does not equal to x1 plus x2, हाँ, सर इसको न्यूमेरिकल समझा दीजिए, जैसे वो समझाया t is equal to x1 plus x2। अरे जैसे समझो, यहाँ पे है ये 2 है और ये 3 है, अभी जैसे बता रहा हूँ x1 इज 2 x2 इज 3, तो x1 इज 2 x2 इज 3, सेम एग्जांपल ले रहा हूँ। अब x1 प्लस x2 मान लो 6 है यहाँ पे, तो हमने ये कहा ना t इज नॉट इक्वल टू स्मॉल x1 प्लस स्मॉल x2, तो स्मॉल x1 मान लो 2 है, स्मॉल x2 3 है, और t मान लो, t हमने कहा इक्वल नहीं है स्मॉल x1 प्लस स्मॉल x2 को, इसका मतलब t 5 नहीं है, तो t को 6 ले लेते हैं। तो अब बताओ यहाँ पे x1 2 है x2 3 है और x1 प्लस x2 हम 6 कह रहे हैं, तो यहाँ से x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा 5, और यहाँ x1 प्लस x2 6, इंटरसेक्शन लेना है, तो 5 बराबर 6, 5 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा ना। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है, 5 इज इक्वल टू 6, फॉल्स, तो फॉल्स स्टेटमेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी आती है 0। 0, तो इसलिए 0 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी आती इसका आंसर 0 आता है ना। तो या मैं इसी को अगर एलोबरेट करके लिख दूं तो 0 जब t इक्वल नहीं है x1 प्लस x2 के, और ये आया x1 प्लस x2 फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर x1 प्लस x2 x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल जब t इक्वल है x1 प्लस x2 के, यही तो आया, ये है। तो कहीं भी आपको थीटा दिख रहा है इसमें, तो थीटा से फ्री हो गया ना, तो बाय डेफिनेशन दिस t जो हमने कंसीडर किया है इज सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स या सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर द फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। So for theta also, theta square also, theta cube also, or any function of theta. So because sufficiency, completeness are the function of distribution. So Poisson theta distribution के लिए t जो है sufficient estimator है, तो कोई भी पैरामीटर के लिए sufficient होगा, कोई दिक्कत नहीं। What about other options? चलिए other option try करके देखते हैं।
तो देखिए प्रूव करने के लिए जनरल प्रूव करना पड़ता है, डिसप्रूव करने के लिए एक काउंटर एग्जाम्पल काफी है, ठीक। तो प्रूव करने के लिए जनरल प्रूव करना पड़ता है और डिसप्रूव करना है, तो मैं सेकेंड वाला पहले कोशिश करूंगा डिसप्रूव करने का, प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर बीच में अब डिसप्रूव हो जाएगा। तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा, नेक्स्ट वाले में टी अगर ले लूँ मैं x1 प्लस 2x2, तो मुझे चेक करना है कि x1 इज इक्वल टू x1, x2 इज इक्वल टू x2 गिवन x1 प्लस 2x2 इज स्मॉल t, t इज इक्वल टू t ले रहा हूं, so this is t is equal to t this। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, तो यहां से फिर से वही इंटरसेक्शन, t तो मैं ले रखा है x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू स्मॉल t अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 प्लस 2x2 इज t। अब इसका तो कोई ऐसे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन तो बता नहीं पाएंगे अभी आप, क्योंकि ऐसा है ना स्टैंडर्ड नहीं आएगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, अभी हमें जस्ट दिखाना है कि ये फंक्शन थीटा पे डिपेंड करेगा, जो क्योंकि मुझे पता है आंसर, हालांकि इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो मैं डिस्प्रूव करने की कोशिश करूंगा अभी यहाँ पे। तो मैंने वैसे ऑप्शंस बनाए हैं, तो एक काम करो अभी के लिए ना, मैं एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले लेता हूँ, है ना। सो अगर हम ये फाइंड करें, लेट्स से इसमें क्या बोला हुआ है, फॉर ये जो मैंने लिखते हैं ना, दिस इज फॉर एनी वैल्यू ऑफ, यहाँ पे x1 x2 xn कुछ भी हो सकता है सपोर्ट में, तो यहाँ पे फॉर एनी वैल्यू ऑफ x1 x2 यू कैन कंसीडर, है ना। तो ये x1 x2 की कुछ भी वैल्यू ले लो ना, और t की कुछ भी वैल्यू ले लो, ये फ्री ऑफ थीटा आ रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आ रहा है। यहाँ पे मुझे चेक करना है, तो अभी के लिए मैं कुछ पर्टिकुलर केसेस लेके, अगर एक केस ऐसा ले लिया जहाँ पे थीटा पे डिपेंड कर गया, तो इसका मतलब सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा फॉर एनी वैल्यू ऑफ x1 x2 एंड t ऐसा होना चाहिए। तो जैसे आप लोग जानते भी होंगे हम क्या करते हैं, अभी के लिए मान लो मैं अगर ऐसा करूं, सो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग डायरेक्टली दिस, मैं ऐसा करता हूं, एक पर्टिकुलर केस ले लेता हूं। मान लो जैसे एग्जांपल x1 इज इक्वल टू क्या लेंगे जी, तो क्या लेना चाहेंगे, t को, मान लो यहाँ t को मैं कोई नंबर फिक्स कर देता हूँ अभी, तो क्या 2 लूँ या 3, 2 ले लेता हूँ, और x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 1, 2 हो जाएगा ना। हाँ चलो जरा इसको ट्राई करके देखो। सो व्हाट इज दिस प्रोबेबिलिटी, क्या आप ये प्रोबेबिलिटी निकाल पाएंगे, t इज दिस, है ना। सो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज दिस प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे x1 x2 क्या है, x1 x2 इज IID पॉइसन थीटा, तो मेरा क्वेश्चन है कि वो प्रोबेबिलिटी निकाल के बताओ आप लोग, यू फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इज 0, ये मुझे चेक करना है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आएगा कि नहीं। क्वेश्चन है कि क्या ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगा, ये मुझे चेक करना है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आएगा कि नहीं आएगा, है ना। सो दिस वी नीड टू चेक। तो अभी मैं एक एग्जांपल लेके चेक कर रहा हूं कि क्या मैं x1 x2 कोई फिक्स वैल्यू लूंगा तो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आएगा। तो क्या मिलेगा यहां से बताओ, प्रोबेबिलिटी x1 इज 0, x2 इज 1, ये एक सेट है, इवेंट है x1 प्लस 2x2, this is equal to 2 upon probability x1 plus 2x2 is 2। अब चेक करो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, तो फिर से मैं कह रहा हूं यहां बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, ये 2 हो जाए, ये 0 हो जाए, ये है ना x1 2 x2 0, या x1 की वैल्यू 0 कर दे तो x2 1 हो जाए, और कुछ पॉसिबिलिटी है, 2 केस है ना बस, यही 2 केस है। तो ये फिर से मैं कहना चाह रहा हूं दिस इज सबसेट ऑफ दिस थिंग इज सबसेट ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है, उनमें से एक पॉसिबिलिटी ये है, सो दिस इज सबसेट ऑफ दिस। सो आ जाएगा यहां से प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 1, क्यों, a इंटरसेक्शन b इज a व्हेन a इज सबसेट ऑफ b, और अपॉन में इसमें केसेस बना लो, क्योंकि तो पॉइसन है, पॉइसन का सपोर्ट 0 1 2 3 ये होता है, तो पॉसिबल केसेस लिख लो। तो एक केस तो यही है कि x1 0 हो जाए, x2 1 हो जाए, दूसरा केस है कि x1 2 हो जाए और x2 की वैल्यू 0 हो जाए, और कोई केस है जी बच्चा हुआ, ये 2 केस है ना जहाँ पर 2 हो सकता है, और तो केस है नहीं। चलो अभी के लिए अब ये निकालो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी।
सो यू फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी। x1 x2 इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। सो x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट, ये फाइंड कर लो क्या आएगा। निकाल पाएंगे आप लोग? थीटा पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा? हमारा इंटरेस्ट ये है कि डिपेंड्स ऑन थीटा और डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा। क्वेश्चन इज दिस। So 1/1 plus theta by 2. ओके, 1/1 प्लस थीटा बाई 2। तो देखिए अब वन काउंटर एग्जाम्पल इज एनफ टू से फॉल्स। हमने काउंटर एग्जाम्पल क्यों लिए? अच्छा, आप सोचते हैं यहां पे मैंने एग्जाम्पल क्यों नहीं लिया? तो यहां पे आप कुछ भी एग्जाम्पल लेते वो थीटा से फ्री ही आता, तो हम कितने एग्जाम्पल लेंगे? क्योंकि ये ट्रू स्टेटमेंट है। सो वट एवर एग्जाम्पल यू टेक इट विल ऑलवेज बी फ्री ऑफ थीटा। तो एग्जाम्पल कभी ट्रू नहीं बता सकता, लेकिन एक एग्जाम्पल फॉल्स बता सकता। वन एग्जाम्पल इज एनफ टू से फॉल्स। सो दैट्स वाई यहां पे मैंने एग्जाम्पल लिया और ये थीटा से पे डिपेंड कर गया। अब आप सोचो अगर थीटा से ये फ्री होता तो मैं क्या करता? तो मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता, तीसरा एग्जाम्पल लेता, चौथा एग्जाम्पल लेता, और अगर हर एग्जाम्पल में थीटा से फ्री आ जाता फिर मैं कोशिश करता प्रूव करने का, जैसे पिछला क्वेश्चन किया है। तो ये अप्रोच होगा एक्चुअली, ठीक है ना। न्यूमरेटर में x1 = 2 एंड x2 = 0 क्यों नहीं लिए? ले सकते थे, ये ले लीजिए, तब भी थीटा से डिपेंड करेगा। नहीं, दोनों केस तो ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? ये तो सबसेट है इसका ना, दिस इज सबसेट ऑफ दिस। यहां पे दो केसेस हैं, आप मुझे ये बताइए। एक केस है 0 1 और एक है इंटरसेक्शन 0 1 और 2 0। तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा इसका? हाँ, वो तो सर ठीक है। मेरा कहने का मतलब है जैसे यहाँ पे x1 0 और x2 1 लिया है, हाँ तो एक केस तो और बन सकता है ना कि x1 को 2 ले, x2 को 1 0 ले। जी, आप लीजिए, हम मना थोड़ी कहते। देखो इसमें क्या बोला गया है, व्हाट डेफिनेशन सेज दिस शुड बी इंडिपेंडेंट थीटा फॉर एनी वैल्यू ऑफ x1, एनी वैल्यू ऑफ x3, एनी वैल्यू ऑफ t। तो यू आर फ्री टू चूज एनी वैल्यू ऑफ x1, एनी वैल्यू ऑफ x2, एनी वैल्यू ऑफ t, ठीक है। और हर केस में थीटा से फ्री आना चाहिए, यही है ना। तो मुझे तो काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना है, तो मैंने एक सुटेबल एग्जाम्पल ढूंढा जहां थीटा पे डिपेंड कर जाए, और आप जो केस कह रहे हैं उसमें भी थीटा पे डिपेंड करेगा। यस सर। तो ये वाली चीज है। तो मुझे कोई ट्रिक है सर ये पॉइंट चूज करने का कि रैंडमली कुछ भी ले सकते हैं? कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है। बस ये ट्रिक इतना है कि इंटरसेक्शन में कुछ आए। अब मान लो यहां मैं 3 ले लिया, यहां ऐसा ले लिया, तो इंटरसेक्शन तो 0 आ जाएगा। 0 इज फ्री ऑफ थीटा, तो वो काम नहीं करेगा फिर वो। और अगर फ्री ऑफ थीटा आ गया तो हम ऐसा नहीं बोल पाएंगे एक एग्जाम्पल से कि वो सफिशिएंट हो गया, उसके लिए मुझे जनरल दिखाना पड़ेगा। सो दिस डिपेंड्स ऑन थीटा, और ये डिपेंड्स ऑन थीटा हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमने कंसीडर किया है t x1 + 2 x2 इज नॉट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। ठीक। एक सर इसमें 1 1 फंक्शन का कुछ कॉन्सेप्ट होता है ना कि जी जी हाँ, वो आगे डिस्कस, अभी हम डेफिनेशन डिस्कस। यहाँ फेल हो जाएगा। हाँ, लेकिन आप अगर एक चीज और देखेंगे तो x1 + x2 1 1 फंक्शन नहीं है, स्टिल ये सफिशिएंट है। तो आप सही कह रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, मैं थ्योरम लिख रहा हूं जो आप कहना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे आता हूं, पहले मैं कुछ थ्योरम्स लिखूंगा अभी। सो वो थ्योरम है जो आप कह रहे हैं, वो थ्योरम है। अभी मैं डेफिनेशन को जस्टिफाई कर रहा था, ठीक है ना। तो हम लोग डेफिनेशन को जस्टिफाई कर रहे थे, मतलब जस्ट उस एग्जाम्पल से वेरीफाई कर रहे थे। तो मैंने यहाँ CDF लिया, यू कंसीडर PMF, PDF, CDF। सो अगर CDF डिपेंड करेगी थीटा पे, PMF भी डिपेंड करेगी थीटा पे, या PDF डिपेंड्स ऑन डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस है। तो मैंने यहाँ पे जैसे क्या किया, अभी इसमें दिखाया कि इसका कंडीशनल PMF ऑफ सैंपल गिवन T डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा, तो CDF भी डज नॉट डिपेंड ऑन थीटा होगा, तो इक्विवेलेंट कंडीशन है। यहाँ पे कंडीशनल PMF डिपेंड्स ऑन थीटा, तो कंडीशनल CDF भी डिपेंड करेगा थीटा पे, क्योंकि PMF से ही CDF आ जाएगा। ओके, अभी मैं कुछ थ्योरम्स लिखता हूँ। If summation x is sufficient statistics of theta, okay, यस, then sir x bar sufficient होगा, थीटा, इसके रूल है सर। यस। अभी मैं आगे थ्योरम लिखूं जो बता रहे थे ना, Okay, okay. कि 1 1 फंक्शन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर इज सफिशिएंट, ठीक। तो वो मैं, थर्ड एंड फोर्थ भी जो है कि वो थीटा पे डिपेंड करेगा। हाँ डिपेंड करेगा, आप चेक कीजिए। तो थर्ड और फोर्थ भी थीटा पे डिपेंड करेगा। आप सुटेबल वैल्यू चूज कीजिए जहां पे कॉमन आ जाए कुछ ऐसा। ये तो मैंने रैंडमली अपनी मर्जी से लिख दिया है, लेकिन ये 1 1 तो नहीं हो जाएगा ना। एक तो 0 0 पे 0 हो जाएगा, और
कुछ कॉमन वैल्यू जनरेट कर पाएंगे हम लोग यहाँ पे, कॉमन इन द सेंस मोर देन वन पॉइंट होगा जहां पे सेम आंसर मिल रहा होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर 2 है तो 2 के लिए तो एक ही पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है 0 1 वाली, है ना, यस और कोई 3 के लिए भी एक ही पॉसिबिलिटी दिख रही है 1 0 वाली। लेकिन अगर मैं 6 ले लूं तो 6 के लिए दिखेगी, तो ये तो मैंने अपने के मर्जी, लिए हो हाँ 6 के लिए हो जाएगा कहीं 2 पॉइंट। तो अभी के लिए जस्ट मैं अभी वो तो मैंने खुद ही अपनी मर्जी से लिख दिया, मान लीजिए 3x1 कर दिया, 3x2 कर देता हूँ, तो ये वैसे ही हो जाएगा जैसे अभी कर रहे थे ना, तो बेटर है ये लिख देता हूँ x1 प्लस 3x2। बाकी वो भी चेक करना पड़ेगा, तो वो तो मैं रैंडमली ऐसे अपनी मर्जी से ऑप्शन बना दिया मैंने, तो ये कोई बुक से नहीं उठाया, ये मैंने खुद से अपनी मर्जी से ऑप्शन बना दिया ना, इस तरह से है। तो x1 प्लस 3x2 जैसे लिख दिया अभी के लिए, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए 4 रख देंगे हम लोग, तो 4 0 और 1 1 वो भी ऑप्शन बन जाएगा, और फिर उस तरह से हाँ बना पाएंगे, 4 रख देंगे तो 2 मिल जाएगा, तो डिपेंड कर जाएगा थीटा पे। तो x1 प्लस 3x2 कर दिया अभी मैंने। ये चीज नहीं समझ में आ रहा जो आप बोल रहे हैं, ये कैसे सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं। हाँ वही वही कर रहे हैं जो आप बोल रहे थे कि मैं 1 1 नहीं बना रहा हूँ, कि 1 1 फंक्शन नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये गारंटी नहीं कि 1 1 नहीं होगा तो सफिशिएंट नहीं ही होगा। x1 प्लस x2 1 1 फंक्शन नहीं है x1 x2 का, स्टिल इट इज सफिशिएंट। तो 1 1 नहीं है तो सफिशिएंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसा बना रहा हूँ कि वो डिपेंड कर जाएगा थीटा पे, ये है। अभी मैं उसको डिस्कस करता हूँ, मैं कुछ थ्योरम लिखाता हूँ फिर समझ। देखिए तो पहली बात, अच्छा ये तो मैंने लिखा है किसके लिए, ये हमने सैंपल साइज 2 के लिए लिखा है। सिमिलरली आप यही प्रोसेस n के लिए दोहरा सकते थे, यही क्वेश्चन मैं लिखता रिपीट करूं अगर कि x1 x2 xn इज अ पॉइसन थीटा, तो देन आप सिंपली प्रूव कर सकते हैं, जैसे मैंने पीछे प्रूव किया कि x1 प्लस x2 प्लस xn जो होगा इट इज सफिशिएंट एस्टिमेटर या सफिशिएंट स्टैटिस्टिक फॉर पॉइसन थीटा, है ना, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन थीटा। ये उसी तरीके से प्रूफ हो जाएगा, अगर आप प्रूफ करना चाहेंगे तो जस्ट मैं लिख देता हूं बिकॉज, तो इसका प्रूफ वैसे ही फॉलो हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x1, x2 इज इक्वल टू x2 एंड xn इज इक्वल टू xn इज इक्वल टू गिवन ना, गिवन t इज इक्वल टू t, लेट्स से। सो दिस विल बी, आप अगर सॉल्व करेंगे दिस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आएगा इन द सिमिलर वे जैसे हमने x1 प्लस x2 के लिए किया था, सेम तरीके से आप प्रूव करके देख सकते हैं, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आएगा। अभी मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं कि मान लो x1 x2 इज बर्नौली थीटा, ठीक, देन which of the following is are sufficient estimator, sufficient for theta या for the Bernoulli theta। सो ऑप्शन है x1 प्लस x2, ऑप्शन बी है x1 प्लस 2x2, ऑप्शन सी है 2x1 प्लस x2, ऑप्शन डी है x1 प्लस x2 अपॉन 2। बताइए, आप लोग सोच के बताइए। तो अगर प्रूफ करना चाहे सिमिलर वे में प्रूफ किया जा सकता है, वैसे प्रूफ उसमें प्रूफ किया सेम तरीके से प्रूफ हो जाएगा। बर्नौली है यहाँ पे, तो आपको पता है कि x1 का सपोर्ट 0 1 हो सकता है, x2 का सपोर्ट 0 1 है, ठीक, और अगर आप फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू x1 कॉमा x2 इज इक्वल टू x2 गिवन t, अभी के लिए t मैं पहला केस ले रहा हूं x1 प्लस x2 वाला, है ना, वैसे आप देखेंगे इसका सपोर्ट क्या हो सकता है 0 1 और 2, तो t इज इक्वल टू स्मॉल t, तो ये आप फाइंड करेंगे, तो ये जैसे पहले मैंने किया था सेम लॉजिक से ऐसा आ जाएगा। मतलब t लेंगे स्मॉल x1 प्लस स्मॉल x2, ठीक है, t होगा स्मॉल x1 प्लस स्मॉल x2। तो इसको सॉल्व करेंगे, इंडिपेंडेंटली सॉल्व कीजिए, तो इंडिपेंडेंटली मतलब ये x1 x2 इंडिपेंडेंट है ना, तो इसका आ जाएगा पीएमएफ क्या होता है बर्नौली का, थीटा की पावर x1, ये x1 होगा, और 1 माइनस थीटा की पावर 1 माइनस x1
इसको ब्रेक करेंगे, थीटा की पावर x2 1 माइनस थीटा की पावर 1 माइनस x2 अपॉन, यहां से जब सॉल्व करेंगे आप तो ये तो बाइनोमियल हो गया, 2 चूज t कर देता हूं ना, t यहाँ पे x1 प्लस x2 है, सो या जैसे लिखना चाहे आप, यहाँ x1 प्लस लिखना चाहे तो भी ठीक है। सो 2 चूज x1 प्लस x2, थीटा की पावर x1 प्लस x2 1 माइनस थीटा की पावर 2 माइनस x1 प्लस x2, ये है। नाउ अब देखिए क्या ये थीटा से फ्री होगा कि नहीं, ऑब्वियसली आप चेक करेंगे कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा। यस सर, यस सर हो जाएगा। तो ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये सिर्फ बचेगा आपके पास 1/2 चूज, है ना, 2 चूज x1 प्लस x2 का, ये जो कि फ्री ऑफ थीटा है, तो ये सफिशिएंट तो है। अब जैसे मैं आपको कह रहा था, पिछला वाला क्वेश्चन हमने चेक किया, अभी मुझे सेकेंड वाले को टेस्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, आप यहां से जैसे अब मुझे x1 इज इक्वल टू x1 कॉमा x2 इज इक्वल टू x2, अब t मैं कंसिडर कर रहा हूं x1 प्लस 2x2 को, ये t कंसिडर कर रहा हूं, दिस इज t, ये सॉल्व कीजिए। तो फिर से हमने कहा कुछ पर्टिकुलर केस ले लेते हैं, क्या केस लेंगे, मान लीजिए अभी के लिए x1 इज 0 एंड x2 इज 1, ऐसा ले ले, या ऐसा कीजिए कि मोर देन 2 केसेस आए, क्या लेना चाहेंगे, सेम 2 ले लेते हैं, तो 2 ले लेंगे तो ऐसा होगा जो पिछला एग्जांपल लिया हमने सेम। अब इसको सॉल्व करके देखिए क्या ये थीटा पे डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, आप सॉल्व करके बताइए आप लोग। सो अगेन ये सिमिलर लॉजिक से ऐसा आएगा और इंटरसेक्शन आएगा, है ना, ये सबसेट है इसका, और यहाँ पे जब ब्रेक करेंगे उसको आप, सो x1 इज 0, x2 इज 1 प्लस x1 इज 2 एंड x2 इज 0, यही बनेगा ना, x1 इज 2 एंड x2 इज 0, ये वाला केस होगा। तो x2 इज 0, यही बनेगा। अब जरा सॉल्व करके बताइए क्या ये थीटा पे डिपेंड करेगी नहीं करेगी, x1 x2 बर्नौली थीटा है, will it depend on theta? सर ये प्रोबेबिलिटी तो 1 होगा ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी x1 इक्वल टू 2 तो पॉसिबल नहीं है, राइट? एक मिनट यस यस यस, यू आर राइट, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो मुझे और कौन सा केस लेना पड़ेगा, तो ये प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, है ना, जो आप कह रहे हैं वो 0 हो जाएगी, सही कह रहे हैं। तो ये टोटल 1 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे पता है मजे की बात क्या है कि आप चाहो तो कोई भी पॉसिबल केस ले लो, ये थीटा पे कभी डिपेंड नहीं करेगा, इट विल ऑलवेज बी फ्री ऑफ थीटा। तो मजे की बात ये कि चारों सफिशिएंट एस्टिमेटर है यहाँ पे। व्हाई? एक तो ये लॉजिक ये है कि आप x1 x2 के डिफरेंट कॉम्बिनेशन कंसीडर करो और हर केस में थीटा से फ्री आएगा, टी आप कुछ भी ले लो, हालांकि टी के पॉसिबल बहुत ज्यादा चॉइसेस है नहीं हमारे पास, है ना, क्योंकि x1 तो 0 1 हो सकता है, तो टी के बहुत ज्यादा, है ना, टी के चॉइसेस लिमिटेड है यहाँ पे कि लाइक x1 यू कैन कंसीडर 0 1, जैसे x1 प्लस x2 का रेंज क्या था, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि x1 प्लस x2 का रेंज क्या था, 0 1 2, x1 प्लस 2x2 का रेंज कितना है, एक 0 हो सकता है 0 0 पे, 0 1 पे 2 हो जाएगा, 1 0 पे 1 हो जाएगा एंड 1 1 पे 3 हो जाएगा। और आप देखेंगे दिस इज 1 1 फंक्शन ऑफ x1 x2 जो आप अपने से कहना चाह रहे थे। सो दिस इज द 1 1 फंक्शन ऑफ x1 x2, 1 1 फंक्शन ऑफ x1 x2, और सिंस x1 प्लस x2 इज सफिशिएंट दैट्स व्हाई x1 प्लस x2 अपॉन 2 विल बी सफिशिएंट एक्चुअली। तो अब मैं वो थ्योरम पे आता हूं जो जिस थ्योरम से हम इसको बता सकते हैं डायरेक्ट बिना चेक किए, मतलब बिना ये डेफिनेशन लगाए हम डायरेक्टली थ्योरम से बता सकते हैं कि वाई इट इज सफिशिएंट और वो क्यों सफिशिएंट नहीं था पिछले वाले में। तो पॉइसन में यही x1 प्लस x2 सफिशिएंट नहीं था, लेकिन बर्नौली में ये सफिशिएंट है क्योंकि इसका सपोर्ट तो 0 1 है, उसका सपोर्ट 0 1 2 3 4 5 हो सकता था। तो यहाँ पे इट वॉज नॉट अ 1 1 फंक्शन ऑफ, है ना, ये जो x1 x2 का 1 1 फंक्शन नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे x1 0 से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, x2 0 से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है।
तो ये थीटा पे डिपेंड कर रहा था, बट ये बोल रहा हूं कि यहाँ पे जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन इफ यू कंसीडर वट एवर पॉसिबल कॉम्बिनेशन यू कंसीडर, ये हमेशा इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आएगा। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, ताकि कुछ थ्योरम से लिखते हैं तो आपको क्लैरिटी आएगी। तो फर्स्ट थ्योरम इज कि जो फुल सैंपल है ना x1 x2 xn इज ऑलवेज सफिशिएंट फॉर फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एफ थीटा, है ना। एफ थीटा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस दोनों में CDF तो कॉमन रहता है नोटेशन, इसीलिए। तो जो फुल सैंपल है, अगर सैंपल साइज इनका है, सो दैट विल ऑलवेज बी सफिशिएंट। उसकी वजह क्या, प्रूफ बहुत सिंपल है इसका। अगर आप प्रूफ लिखना चाहो तो वैसे कुछ खास तो है ही नहीं ना, x1 इज इक्वल टू x1, x2 इज इक्वल टू x2 एंड सो ऑन, xn इज इक्वल टू xn। और यहाँ मान लो अभी के लिए कि x1 इज इक्वल टू सम t1, x2 इज इक्वल टू सम t2 एंड xn इज इक्वल टू सम tn। नाउ यू फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी। तो इसकी या तो 0 आएगी या 1 आएगी, तो ही पॉसिबिलिटी है ना। व्हेन 0, जब xi डिफरेंट हो जाए ti से फॉर सम i नॉट ऑल, और यहां पे है जब xi इक्वल हो ti के फॉर ऑल i। डेफिनेशन ही लगा रहा हूं मैं, क्या डेफिनेशन था, पीएमएफ। अच्छा पीएमएफ लिख रहा हूं क्योंकि मैं डिस्क्रीट के लिए सॉल्व कर रहा हूं, सेम पीडीएफ के लिए भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये जो कंडीशनल पीएमएफ है दैट इज गिवन सैंपल, गिवन एस्टिमेटर है ना, ये टी है मेरा, टी यहाँ n डायमेंशनल स्टैटिस्टिक है, टी इज स्टैटिस्टिक एस्टिमेटर है जिसका डायमेंशन n है, Rn में बिलोंग कर रहा है ना, दैट बिलोंग्स टू Rn। इसका जब ऑब्जर्व वैल्यू लेंगे तो Rn में आएगा, n डायमेंशनल इक्विलिब्रियम स्पेस। सो दिस इज फ्री ऑफ थीटा है, तो फुल सैंपल तो हमेशा सफिशिएंट होगा। तो जैसे पिछला क्वेश्चन में मैं लिख रहा था, इसमें अगर मैं एक ऑप्शन ये भी देता आपको कि क्या ये सफिशिएंट है x1 x2, अभी के लिए मान लो ऑप्शन ई होता, यस टपल x1 x2 टपल है, ऑर्डर पेयर, 2 डायमेंशनल एस्टिमेटर हो गया। यहां भी अगर मैं लिखा होता कि क्या x1 x2 सफिशिएंट होगा, आंसर इज यस, फुल सैंपल इज ऑलवेज सफिशिएंट। मान लो इसी में हम 5वां ऑप्शन लिखता ऑर्डर पेयर x1 x2, तो यस इट विल बी सफिशिएंट, ठीक है ना। सो ये ट्रिवियल केस है, दिस इज वेरी ट्रिवियल केस ना, ये ट्रिवियल केस है कि सारी पैरामीटर वैल्यूज गिवन है आपको। तो जब पैरामीटर गिवन तो डिस्ट्रीब्यूशन नोन हो गया ना, तो एक्चुअली मतलब वो थीटा पे कैसे डिपेंड करेगा, तो कैंसिल हो जाएगा। कंडीशनल पीएमएफ या पीडीएफ या सीडीएफ, तो पहला तो ये केस है। दूसरा सेकेंड थ्योरम ये है कि वन फंक्शन ऑफ एनी सफिशिएंट एस्टिमेटर और सफिशिएंट स्टैटिस्टिक, सफिशिएंट इसको इनवेरिएंस प्रॉपर्टी बोलते हैं ना। सो वन फंक्शन ऑफ एनी सफिशिएंट स्टैटिस्टिक इज सफिशिएंट, ठीक है। सो वन फंक्शन ऑफ एनी सफिशिएंट स्टैटिस्टिक इज सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। तो जैसे अभी पूछा था ना उन्होंने तन्मय ने, अगर समेशन xi सफिशिएंट है तो x बार हमेशा सफिशिएंट होगा, वाई x बार इज वन फंक्शन ऑफ समेशन xi, ठीक है। जैसे जहां भी समेशन xi सफिशिएंट है, अगर तो इसका एग्जांपल ये है कि सिंपली अगर xi कहीं आपका सफिशिएंट है, समेशन xi i फ्रॉम 1 to n दिस इज सफिशिएंट, देन x बार जो होगा जो कि 1/n समेशन xi है ना, यू टेल इट इज t, फॉर एग्जांपल यू टेक इट एज t, so t is sufficient, so this is nothing but t upon n, so this is also sufficient. Why 1 upon n, x upon n is one function of x, चेक करके देखो, one फंक्शन लगाओ डेफिनेशन कैलकुलस वाला, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक और एस्टिमेटर है ना। x अपॉन n इज वन फंक्शन ऑफ x, x की डिफरेंट वैल्यू के लिए आती रहेगी, तो लीनियर फंक्शन हो गया ना, लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज 1 कन्वर्स हो तो ट्रू होगा ना, कन्वर्स, यहाँ पे कन्वर्स भी ट्रू है, यहाँ पे कि x बार अगर सफिशिएंट है तो समेशन xi भी होगा, क्योंकि वो भी वन फंक्शन हो जाएगा। ये तो दोनों साइड से ये ट्रू हो जाएगा। तो एक तो ये है। अब यहां से अगर आप देखते ना, तो देखो यहां पे ध्यान से, ये जो x1 + 2x2 है
दिस इज वन फंक्शन ऑफ x1 कॉमा x2 इन बर्नौली थीटा, हमेशा नहीं बर्नौली थीटा वाले केस में ये जो x1 प्लस 2x2 वन फंक्शन है इसका, x1 प्लस 2x2 का। क्यों भाई? क्योंकि x1 x2 की वैल्यूज लिमिटेड है 0 1 0 1, तो आप चेक करो ना, जब 0 0 रखोगे तो 0 आंसर आएगा, 1 0 रखोगे तो 1 आएगा, 0 1 रखोगे 2 आएगा, 1 1 रखोगे 3। तो 4 ही पॉसिबल पेयर है आपके पास x1 x2 का, और ईच पॉसिबल पेयर पे ये यही लिखना था ना मैं, देखो 0 1 2 3। सो x1 x2 के पास 4 पॉसिबल पेयर है, टॉपल जो है x1 x2 0 0 0 1 1 0 1 1। सो करस्पॉन्डिंग टू ऑल वैल्यूज यू विल गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ t x1 plus 2x2। so one of function का definition क्या था? for different values of x, fx gives you different values, then it is one function. distinct value of x produces distinct value of fx, this is one function। या दूसरे तरीके से बोलते हैं आप fx1 is equal to fx2 implies x1 is equal to x2, सेम चीज है, कंट्रापोजिटिव स्टेटमेंट है। ओके है, ये भी वन फंक्शन है, थर्ड वाला भी। फोर्थ वाला इसलिए है क्योंकि ये x1 प्लस x2 का वन फंक्शन है, x1 प्लस x2 यहां से प्रूफ हुआ सफिशिएंट है, तो फर्स्ट सफिशिएंट है इसीलिए फोर्थ वाला सफिशिएंट है। हालांकि ये वन फंक्शन नहीं है, आप चेक करोगे तो 1 0 और 0 1 के करस्पॉन्डिंग सेम आंसर देगा ये, तो ये वन फंक्शन नहीं है, स्टिल इट इज सफिशिएंट। तो वन फंक्शन ना होना जब थ्योरम का कन्वर्ट, जैसे यहाँ पे बोल रहा हूँ कन्वर्ट जरूर थोड़ी ट्रू है, जैसे यहाँ कहा वन फंक्शन सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स होता है, तो इट डजंट मीन कि वन फंक्शन नहीं है तो सफिशिएंट नहीं होगा, ऐसा नहीं कह रहा है ये। तो हमें मैथमेटिकल लॉजिक समझना होगा, या मैथमेटिकल जो है ना, जो लॉजिक या रीजनिंग है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो इट इज सेइंग अगर वन फंक्शन है तो गारंटी है सफिशिएंट होने की, वन नहीं है तो हो भी सकता है सफिशिएंट, नहीं भी हो सकता है, ये चीज है। यहीं पे एग्जांपल है, मैं ये कह रहा हूं यहीं पे x1 प्लस x2 इज नॉट वन फंक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर x1 x2, स्टिल इट इज सफिशिएंट, एंड दिस इज x1 प्लस 2x2 इज वन फंक्शन, दिस इज सफिशिएंट। तो वन फंक्शन है तो मतलब सफिशिएंट तो होगा ही, नहीं है तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। कोई डाउट है इसमें? इधर डेफिनेशन था, दैट वाज जस्ट अ डेफिनेशन। अब इसको चेक करने का एक तरीका आता है फैक्टराइजेशन थ्योरम, है ना। सो वो सफिशिएंट फाइंड करने के लिए सबसे इजी वे रहता है फैक्टराइजेशन थ्योरम, नीमन फैक्टराइजेशन थ्योरम बोलते हैं उसको। जैसे फैक्टराइजेशन थ्योरम, अब यहां पे क्या आएगा कि बी है ना, अ रैंडम सैंपल थीटा। तो आप क्या करेंगे, यू विल फाइंड द लाइक्लीहुड फंक्शन, एंड यू नो लाइक्लीहुड फंक्शन, लाइक्लीहुड फंक्शन इज जॉइंट पीडीएफ और पीएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर। तो इससे पहले अगर मैं लाइक्लीहुड फंक्शन डिफाइन करूं, सो व्हाट इज अ लाइक्लीहुड फंक्शन? सो लाइक्लीहुड फंक्शन इज, it is a joint PDF or PMF, depends on continuous or discrete, of random sample considered as a function of unknown parameters। ठीक है, ये है। तो लाइक्लीहुड फंक्शन इज अ ज्वाइंट पीडीएफ, है ना, सिंपली ये है, दैट इज, सो लाइक्लीहुड फंक्शन इज प्रोडक्ट ऑफ, या इनिशियली आप ऐसा लिखो x1 x2 xn वेरिएबल x1 x2 xn, और ये ज्वाइंट पीडीएफ है सैंपल का, यू नो व्हाट, इंडिपेंडेंट है, तो यू कैन ब्रेक इनटू मार्जिनल्स,
दे आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हर रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ तो कॉमन रहेगा, तो ये ऐसा लिख सकते हो, या मान लो एफ थीटा एक्स पीडीएफ है पॉपुलेशन का, सो एफ थीटा x1, एफ थीटा x2, एफ थीटा xn, एंड दैट वी राइट इन शॉर्ट फॉर्म एज, तो इसी को हम लिखते हैं दिस प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स आई। यहां थीटा लिखने का जस्ट मतलब है कि इस पीडीएफ में थीटा इन्वॉल्व है एज अ पैरामीटर, ये मतलब है। सो आई फ्रॉम 1 to n, ये दिस इज ज्वाइंट पीडीएफ एज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर। अगर डिस्क्रीट होगा तो पीएमएफ लेंगे, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस के लिए, अगर पीडीएफ होगा और जैसे अगर डिस्क्रीट है तो प्रोडक्ट आई फ्रॉम 1 to n प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स आईज, यही होगा, है ना। तो ये डिस्क्रीट में ये वाला कंसिडर करें, लाइक्लीहुड फंक्शन ये है। तो है ना, आपको जो फैक्टराइजेशन थ्योरम है, यू हैव टू फाइंड लाइक्लीहुड फंक्शन फर्स्ट एंड देन लाइक्लीहुड फंक्शन को आप फैक्टराइज करोगे। कैसे फैक्टराइज करोगे? टू फंक्शन के प्रोडक्ट में। तो यहां पे क्या आएगा? इट इज अ फंक्शन ऑफ h ऑफ x1 x2 xn इंटू जी ऑफ थीटा कॉमा t, है ना। और t क्या होता है? फंक्शन ऑफ x1 x2 xn, तो g ऑफ थीटा t। तो यहां पे क्या होता है? वेयर h फंक्शन h डज नॉट कंटेन थीटा, सो आप थीटा यहां समझो एक वेक्टर है जिसमें k पैरामीटर्स हैं, एंड g डज नॉट कंटेन एनी xi एक्सेप्ट t, क्या एक्सेप्ट थ्रू t। जैसे यहां पे मतलब ये है कि ऑल xi's इन g फंक्शन विल बी अवेलेबल थ्रू t ओनली, ना, इस तरह से लिखा रहता है। सो g फंक्शन डज नॉट कंटेन xi एक्सेप्ट थ्रू t, मतलब जो भी एक्साइज होगा जी फंक्शन वो टी के थ्रू ही होगा, मतलब टी में ही होगा, टी के अलावा नहीं होगा, ठीक है ना। सो एनी एक्साइज इन जी विल बी थ्रू टी ओनली, टी और थीटा, टी के अलावा कोई एक्साइज नहीं होगा एक्स्ट्रा उसमें। या ऐसा बोलो कि ऑल एक्साइज इन जी आर अवेलेबल इन टी, है ना, प्रेजेंट थ्रू टी ओनली। जो भी एक्साइज है जी फंक्शन में वो सिर्फ टी के थ्रू अवेलेबल है, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा नहीं होगा। देन हम ये बोलते हैं, देन जो टी फंक्शन है, टी इज कॉल्ड, या टी इज एक्चुअली सफिशिएंट, हालांकि ये इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट है ना। तो आप इफ यू कैन राइट द पैरामीटर फंक्शन लाइक दिस, तो ये तो मैंने जस्टिफाई कर दिया अभी। सो यहां पे हालांकि इफ एंड ओनली इफ होता है ये, है ना जी। सो यहां पे एल थीटा इज एच ऑफ एक्स, एक्स वैक्टर लिख दिया, जी ऑफ थीटा कॉमा टी, इफ एंड ओनली इफ टी इज सफिशिएंट एस्टिमेटर स्टैटिस्टिक फॉर दैट फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, फॉर दैट फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एफ थीटा। कोई डाउट है? एक बार देख लीजिए, रीड कर लीजिए, और डाउट है तो बताइए। ये बहुत फेमस थ्योरम है और बहुत यूजफुल है सफिशिएंट एस्टिमेटर निकालने के लिए।
ओके है जी। तो इसी का फर्दर एक्सटेंशन भी है। कई बार अगर ऐसा होता है कि लाइक इफ यू कैन राइट लाइक्लीहुड फंक्शन है, जैसे मोर देन वन पैरामीटर के लिए मैं अलग से लिख दूं अगर, कि जैसे होता है एच ऑफ एक्स जी, मान लीजिए थीटा कॉमा, कई बार ऐसा रहता है ना, T1 लेट से G1 फंक्शन है, या ऐसा होता है G2 थीटा कॉमा T2 एंड सो ऑन। मान लीजिए जी के ये प्रोडक्ट है, ठीक है ना, प्रोडक्ट जी के थीटा कॉमा टी के, ऐसा अगर आ जाता है लेट से, तो इस केस में क्या होगा, देन जो आपका टी जो होगा दैट विल बी के डायमेंशनल एस्टिमेटर टी के, है ना, दिस इज सफिशिएंट एस्टिमेटर, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। अभी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कंसीडर कीजिए x1 x2 xn, मान लीजिए अभी के लिए नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर है, वेयर बोथ म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर आर अननोन पैरामीटर। सो आप ट्राई कीजिए सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या आएगा यहाँ पे, फाइन करके देखिए। तो क्या करेंगे, लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे आप। सो लाइक्लीहुड फंक्शन अगर आप लिखोगे, सो लाइक्लीहुड फंक्शन यहाँ 2 वेरिएबल का फंक्शन होगा, है ना। यहाँ थीटा एज समझ लो वेक्टर है, सो यहाँ पे म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर ये इसका फंक्शन है। तो क्या आएगा, प्रोडक्ट आई फ्रॉम 1 to n 1/√2 पाई सिग्मा ई रेज़ टू पावर -12 xi माइनस म्यू होल स्क्वायर, एंड इसको सिंप्लीफाई कर लो। सो जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 1/√2 पाई की पावर n 1 सिग्मा की पावर n e की पावर -1/2 सिग्मा स्क्वायर समेसन xi माइनस म्यू होल स्क्वायर। ठीक है जी, यही आएगा। यहाँ है e की पावर, या exp लिख लो, तो e की पावर -1/2 सिग्मा स्क्वायर समेसन xi माइनस म्यू होल स्क्वायर 1 to n। अब इसको ब्रेक करो ठीक से, तो a माइनस बी होल स्क्वायर खोल लो चाहो तो। सो अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, 1/√2 पाई की पावर n और 1 सिग्मा इसकी पावर n e की पावर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लो, तो -1/2 सिग्मा स्क्वायर समेसन xi स्क्वायर आएगा इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर करोगे तो माइनस म्यू अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर ऐसा बनेगा। मैं जस्ट ओपन कर रहा हूँ एक्सपोनेंशियल को, एंड लास्ट में e की पावर 2ab, तो माइनस म्यू प्लस हो जाएगा ना, -2ab 2 सिग्मा स्क्वायर, सो प्लस में e की पावर, है ना, म्यू अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर समेसन xi, यही रहेगा, देख लीजिए। तो अब आप समझिए इसमें क्या होगा। सो इन सबको एज अ आप समझो जी थीटा टी, या अलग अलग लिखना चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, इस तरह से एक साथ समझो, या अलग अलग लिखना चाहो तो अलग अलग लिखोगे, तो यू मे कंसीडर इट एज, जैसे एक यहाँ पे है ना, सो दिस इज 1, आप चाहो तो इसको एक साथ ले लो एंड इसको आप एक साथ कंसीडर करो तब भी चलेगा इस टर्म में। ये एच एक्स मान लो, इसमें एक्स नहीं है ना कहीं भी, सॉरी इसमें थीटा नहीं है ना कहीं, पैरामीटर नहीं है, तो एच कांस्टेंट भी तो हो सकता है, फंक्शन ऑफ एक्स आई में भी कांस्टेंट, बट ये कंडीशन एच में थीटा नहीं आने चाहिए, पैरामीटर नहीं आने चाहिए। थीटा यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है पैरामीटर को, ठीक है ना, तो एच में पैरामीटर नहीं आने चाहिए। तो यहाँ से क्या समझ आया आपको, इफ यू राइट दिस, सो यहाँ पे क्या है, सो ये जो मैं लाइक्लीहुड फंक्शन लिख रहा हूँ, लाइक्लीहुड फंक्शन म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, ये जैसे एच एक्स और यहाँ जी ऑफ जैसे म्यू सिग्मा, है ना, ये आप अलग अलग समझ सकते हो, या जस्ट थीटा एज अ वेक्टर मान के लिख लो। थीटा एक वेक्टर, म्यू सिग्मा स्क्वायर को एक टपल मान लो, थीटा मान लो उसको,
तो वैसा हो जाएगा म्यू सिग्मा स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा, या म्यू सिग्मा लिख लो, समेसन एक्स आई स्क्वायर, ऐसा है। इस तरह से, या एक साथ लिखना है, एक साथ भी चल जाएगा। अगर आप एक साथ लिखना चाहो तो ये ऐसा आ जाएगा, दिस विल बी म्यू सिग्मा स्क्वायर समेसन एक्स आई स्क्वायर समेसन एक्स आई, यही है। तो ये मिलकर टी बनाएगा, क्योंकि टी जो भी लोगे उसके अलावा कोई एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए। सो दिस विल बी द टी एक्चुअली। तो टी 2 डायमेंशनल आएगा यहाँ पे। ओके जी, देख लीजिए। सो यहाँ से क्या समझ आया? यहाँ से ये समझ आया कि ये जो टी हम कंसिडर करेंगे दैट विल बी समेसन एक्स आई स्क्वायर। दिस इज सफिशियंट फॉर, या तो सीधा लिखो नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, या फॉर द नॉर्मल म्यू एन सिग्मा, है ना, म्यू एन सिग्मा पैरामीटर के लिए। सो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सफिशिएंट है। फर्दर आप इसको ब्रेक भी कर सकते हो, है ना। सो ये T1 जैसे है, T2, तो ये समेसन एक्स आई की हेल्प से x बार लिखा जा सकता है। और एस स्क्वायर क्या होता है? 1/n-1 समेसन एक्स आई। तो आप उसको अगर ओपन करोगे एस स्क्वायर को, दैट कैन बी रिटन एज अ फंक्शन ऑफ दिस, तो ये ऐसा आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो सफिशियंट, दिस इज सफिशियंट फॉर नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर। करेस्पॉन्डिंगली इसी के पैरेलल ये लिखा जा सकता है, ठीक है ना। Sir, that means summation xi and summation xi square present in any function. This is the sufficient. जी जी जी, तो क्योंकि यहाँ दोनों प्रेजेंट है ना, समेसन एक्स आई स्क्वायर, यहाँ समेसन एक्स आई है, यहाँ समेसन एक्स आई स्क्वायर है। सो इसको बोलते हैं जॉइंटली सफिशिएंट। जब 2 डायमेंशनल होना, सो अब बुक में देखोगे दे राइट जॉइंटली सफिशिएंट, है ना। अकेला कोई सफिशिएंट नहीं होगा, इट इज जॉइंटली सफिशिएंट फॉर नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर वेयर बोथ आर अननोन पैरामीटर सफिशिएंट दिस, या लिख सकते हो और फॉर जस्ट म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, है ना, और फॉर यू कैन राइटली राइट म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। इसके लिए जॉइंटली सफिशिएंट है, दिस इज ऑल्सो जॉइंटली सफिशिएंट। सो दिस इज जॉइंटली सफिशिएंट। आई थिंक ये ठीक है सब लोगों को, ये तो आता ही होगा आप लोगों को। इज इट फाइन? सर ये जो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स है जी, इसका क्या मतलब है? मतलब ऐसे आप बुक में देखें सफिशिएंट ये बोलता है कि दैट स्टैटिस्टिक कंटेन सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट द पैरामीटर थीटा, ऐसा लिखा रहता है ना बुक में, दैट हैव द ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द पैरामीटर थीटा। अगर मतलब हमको एक्स बार एस स्क्वायर पता है तो हम पैरामीटर के बारे में जानते हैं, ऐसा इसका मतलब हो? मतलब पैरामीटर को एस्टिमेट कर पाएंगे इन दोनों की हेल्प से। जी so both contain all this parameter contain all information about mu and sigma square। तो आप इसके हेल्प से म्यू वैल्यू दे रखा है तो हम जो है म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर एस्टिमेट कर सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली। सर कंडेंस कर सकते हैं ना हम डेटा को पूरे? क्या कर सकते हैं सर कंडेंस, हाँ कंडेंस और रिड्यूस हाँ रिडक्शन प्रॉपर्टी बोलते हैं ना, कैसेलबर्गर में लिखा है ना, दिस इज द रिडक्शन प्रॉपर्टी। सो लाइक मतलब सारे जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिड्यूस करते हैं इसमें, इससे भी और रिड्यूस करके मिनिमल सफिशिएंट बना देते हैं ना। सो इसको और रिड्यूस करके आप मिनिमल सफिशिएंट बना देते हैं, ये चीज़ है, रिड्यूस कर सकते हैं ना। डेटा रिडक्शन इसमें इसका यूज होता है ना, उसमें उसने टॉपिक का भी नाम ही लिखा है डेटा रिडक्शन ऐसा। बट ठीक है, अभी चीजें हम मैथमेटिकली पढ़ रहे हैं, बाकी यूज करेंगे देखेंगे। अभी तो ये मैथमेटिकली ये सफिशिएंट का मतलब है। बाकी और कुछ एग्जांपल कंसीडर करो, जैसे लेट्स से अगर हम कंसीडर करते हैं x1 x2 xn यूनिफॉर्म 0 थीटा, तो बताइए इसका सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या है? सपोज एक्स आई फॉलो नॉर्मल म्यू म्यू है। हाँ एक्स आई फॉलो नॉर्मल म्यू म्यू दोनों पैरामीटर सेम है। ठीक है, दोनों पैरामीटर सेम है। चलिए अभी ट्राई कर लेते हैं। तो दोनों पैरामीटर सेम अभी के लिए, जैसे मान लीजिए यूनिफॉर्म एक होता है मान लीजिए θ1 θ2, ये कर सकते हैं। या तीसरा क्वेश्चन जैसे है आपके पास कि x1 x2 xn यूनिफॉर्म माइनस थीटा प्लस थीटा। फोर्थ जो आप कह रहे हैं कि x1 x2 xn
नॉर्मल थीटा कॉमा थीटा, ठीक है, ये है। तो इस सब में आप बताइए सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या होगा। तो सिंपल है, सब में आप लाइक्लीहुड फंक्शन लिखिए। एक्स ऑर्डर एन होगा। ओके, जैसे फिफ्थ वाला लिखूं मैं, एक्सपोनेंशियल थीटा है, या सिक्स्थ में जैसे पॉइसन थीटा है, और सफिशिएंट एस्टिमेटर है ना, इट इज नॉट यूनिक, आप जानते हैं, जरूरी नहीं है ना, क्योंकि एनी फंक्शन वन फंक्शन सफिशिएंट हो जाएगा, तो यूनिक तो होगा नहीं, ये है। सो फाइंड कर पाएंगे। मैं कुछ पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस दिखा देता हूं, तो वो इजी रहेगा आप लोगों के लिए कैलकुलेट करना। तो अभी के लिए जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, चलो यही देख लो, ये यहाँ पे अगर देखूं मैं, अच्छा कंप्लीट सफिशिएंट एक साथ है ना, कंप्लीट सफिशिएंट में डिस्कस करेंगे, जो गेट का ही क्वेश्चन है, गेट 2022 का, लेकिन पूछ रहा है कंप्लीट और सफिशिएंट, तो कंप्लीटनेस अभी डिस्कस करेंगे। तो अभी तो क्या हो गया भाई इसको, ये भी सफिशिएंट है ना, कंप्लीट सफिशिएंट ही पूछ रहा है दोनों में। तो कंप्लीट सफिशिएंट उससे आ जाएगा एक्सपोनेंशियल फैमिली वाले कॉन्सेप्ट से, है ना। फाइंड द एमएलई ऑफ दिस, एमएलई तो निकालना बाकी है, तो एमएलई निकालेंगे। बर्नौली पैरामीटर पी है, बोल रहा है एक सफिशिएंट एस्टिमेटर बताओ। तो अभी तो समेशन एक्स आई फाइंड किया था हमने, बाद में कह रहा है कि दिखाओ ये अनबायस्ड है, फिर इसके हेल्प से राव ब्लैकबेल थ्योरम लगा के यूएम भी निकालो इसका। तो ये सब अभी आगे के कंसेप्ट, अभी सिर्फ हमने सफिशिएंसी डिस्कस किया अभी। चलो ये अभी के लिए आप जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे एक ये का क्वेश्चन कंसिडर करो। अच्छा उन्होंने जो बोला नॉर्मल थीटा थीटा, वो भी मैं सॉल्व कर देता हूँ, है ना। तो आप करके देखिए ना, आ जाएगा। लाइक्लीहुड फंक्शन लिखिए, यू फाइंड राइट द लाइक्लीहुड फंक्शन, उससे सिंपली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जरा ट्राई कीजिए। सारा हो जाएगा। हाँ, है ना, तो इसके सारे ऑप्शन करेक्ट है। बाकी लोग देख लीजिए क्या ऐसा है, जैसे ये बता रहे हैं, है ना। इज आर पूछ रहा है, तो इज आर में मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, तो क्या सारे ऑप्शन करेक्ट है? यस सर। ओके, तो बाकी लोगों को कोई दिक्कत है? सोचिए करो, अभी एक तो वो क्वेश्चन करते हैं, फिर इस पे आते हैं। जैसे ये था हुआ जी आपका, जैसे x1 x2 xn है, नॉर्मल थीटा कॉमा थीटा, तो जब आप ये लिखेंगे तो लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा आपका? सो लाइक्लीहुड फंक्शन ऑफ थीटा विल बी 1/√2 का e की पावर n, और यहाँ सिग्मा है तो सिग्मा होगा रूट थीटा, इसकी पावर n e की पावर -12 2 सिग्मा, तो सिग्मा स्क्वायर ना, सो एक्स आई माइनस थीटा होल स्क्वायर। यहाँ आपको पता है कि थीटा मोर देन 0 लेना पड़ेगा। आई फ्रॉम 1 to n, इसको ठीक से सिंप्लीफाई कर लीजिए, n और 1/, ठीक है, ये जब इसको ओपन करेंगे
तो ऐसे ही आ जाएगा माइनस समेसन एक्स आई स्क्वायर अपॉन 2 थीटा, ओपन कर रहा हूँ, ई की पावर माइनस थीटा, यही रहेगा, एक थीटा कट जाएगा, माइनस थीटा बाई 2, सो माइनस थीटा बाई 2, फिर ई की पावर क्या आएगी 2ab, तो माइनस समेसन एक्स आई बाई 2, चेक कर लीजिए 2ab, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस 2ab और 2 भी कट जाएगा फिर, तो देख लीजिए ना, सो दिस इज ई रेज टू पावर समेसन एक्स आई बचेगा बस, 2 थीटा समेसन एक्स आई प्लस द 2 थीटा कैंसिल, तो ये फाइनली आ गया। अब देखिए कहाँ पे मेनली है ना, वी आर इंटरेस्टेड इन दोज टर्म जहाँ थीटा और फंक्शन है, तो जस्ट समेसन एक्स आई स्क्वायर अकेला सफिशिएंट है यहाँ पे, है ना, इसको ठीक से लिख लीजिए। तो वो जो ई की पावर समेसन एक्स आई है ये एच एक्स बना लेगा, और 1/√2 की पावर एन भी यहीं डाल दीजिए, सो ये मिलके एच एक्स हो गया। अब बाकी को आप है ना, इन सब को, ये सब हो गया आपका जी थीटा टी, और ये पहला और लास्ट वाला जो है वो होगा एच एक्स जी ऑफ थीटा टी। इसमें टी एस्टिमेटर है तो क्या बन रहा है आपको, समेसन एक्स आई सिर्फ आ रहा है ना, तो यहाँ से सिर्फ समेसन एक्स आई अभी के लिए एक चाहिए, तो बाकी और भी जनरेट कर सकते हैं हम लोग। सो दिस इज सफिशियंट फॉर थीटा और द डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल थीटा थीटा। चेक कर लीजिए एक बार कैलकुलेशन, ठीक है। वैसे ही एक हमारे एक क्वेश्चन हो सकता है, नॉर्मल थीटा सिग्मा को 1 रख दिया, या कई बार म्यू को 0 रख दिया, सिग्मा को थीटा रख दिया, तो उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे आप जब आप सिग्मा को 1 रखेंगे तो थीटा का आएगा समेसन एक्स आई, जब आप थीटा को 0 थीटा स्क्वायर रहे तो वैसे ही चेक कीजिए क्या डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पे आएगा फिर, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, है ना, उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, तो आपको ये लिख के देखना पड़ेगा। तो यहाँ कैंसिल हो गया क्योंकि थीटा आ जाएगा, हाँ जॉइंटली आ जाएगा। ओके। ये सर थीटा थीटा स्क्वायर है तो जॉइंटली क्यों आ रहा है पैरामीटर, तो अगर क्योंकि- थीटा के बारे में जान रहे हैं तो थीटा स्क्वायर के भी बारे में जान रहे हैं जानकारी। यहाँ पे थीटा है ना, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर है, और वहाँ पे थीटा सिग्मा होगा जस्ट, है ना, तो हम तो मैथमेटिकली देख रहे हैं, क्या वो 1/1 फंक्शन होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो मतलब 2 पोजिशंस हैं, दोनों पे थीटा है, और थीटा स्क्वायर लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ब्रेक होगा। क्योंकि हम लोग तो मैथमेटिकली डील कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन देखना पड़ेगा क्या है, तो ठीक है जी। बाकी इसका लिखना पड़ेगा, ये समझ आ रहा है आप लोगों को, इसको ब्रेक करके देखोगे, फिर बाकी जैसे ये नहीं कि एक पार्ट में ही छोड़ दोगे, बाकी अगर ऑप्शंस है तो यू कैन ट्राई कि क्या हम ऐसा बना सकते हैं। तो जैसे इसका लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे, अभी हमने लिखा था, तो सिग्मा स्क्वायर की जगह 1 रख देंगे, तो ये आएगा 1/√2 इसकी पावर n, सिग्मा 1 है, माइनस 1/2 समेसन एक्स आई माइनस म्यू, सो म्यू है थीटा, इसका होल स्क्वायर, यही है ना। ब्रेक कर दो इसको अब, जैसे सर सर वो x1 तो i running सामने from 1 1 by 1, हाँ बोलिए। सर वो तो समेसन एक्स आई तो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स मस्ट भी आएगा, हाँ लेकिन बाकी अब सोच रहे होंगे बाकी सर कैसे, बाकी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बाकी में भी आपको देखना है, तो बाकी क्या होगा अगर आप ब्रेक कर पाएंगे ना, जैसे इफ़ यू कैन ब्रेक इट, तो आपको ब्रेक करने की कोशिश करना है फैक्टर्स में। देखो तो एक तरीके से आप जो कह रहे हो मैं वैसे लिख देता हूँ, तो एक तो ये है, इसको जब ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा ई की पावर 1/2 समेसन एक्स आई स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस, अगर 2ab जैसे यूज़ कर ले तो यहाँ पे आ जाएगा, या पहले चलो थीटा वाले को लिख दें, हाँ तो ये एक्स आई है, तो ये आ जाएगा स्क्वायर/2, हाँ थीटा स्क्वायर/2, थीटा स्क्वायर बाई 2, और ई की पावर क्या आ जाएगा, समेसन एक्स आई, थीटा समेसन एक्स आई, यही ना, चेक कर लो। सो इसको अभी यू कंसीडर इट, अभी एक केस में ये हमारा एच एक्स है, दिस इज एच फंक्शन, दिस इज दिस, तो इससे पहला ऑप्शन आ जाएगा। फर्दर देखो,
फर्दर कैन बी राइट दिस लाइक, ये तो एच एक्स कॉमन रहेगा। सो आपको देखना है आप कैसे लिख पाओगे, तो वैसा लिख पाओगे तो बाकी ऑप्शन भी आ जाएगा। ये हो जाएगा e की पावर माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2, इसको अब ऐसा लिख सकते हैं क्या, थीटा x1 इंटू समेसन xi को ओपन कर रहे हैं, e की पावर माइनस थीटा, जैसे मैं दूसरे ऑप्शन के बारे में सोच रहा हूं तो i फ्रॉम 2 to n समेसन xi, ऐसा लिख सकते हैं। ये x1 है तो x1 को अलग कर दिया, तो दिस इज वन फंक्शन, दिस इज g ऑफ, समझो g1 फंक्शन थीटा t1, g2 फंक्शन थीटा t2, तो t1 आ गया x1, t2 हो गया समेसन xi i फ्रॉम 2 to n। ओके सर। सो ऐसे अगर आप ब्रेक कर पाओगे तो सफिशिएंट हो जाएगा, तो उससे ये आ जाएगा। तो पहले वाले फॉर्म से यहां से मिल गया समेसन xi सफिशिएंट, यहां से मिल गया x1 एंड समेसन xi i फ्रॉम 2 to n सफिशिएंट। तीसरे में देखो तो यहाँ x1 x2 x3 x4 से स्टार्ट कर रहा है, तो सेम चीज यहाँ x1 अलग, x2 x3 अलग, x4 अलग कर लो, ठीक है, तो वैसे ही आ जाएगा। सो इसी को फर्दर आप ब्रेक करोगे तो e की पावर माइनस थीटा x1 इंटू ई की पावर माइनस थीटा, इसने लिखा x2 प्लस x3, और e की पावर माइनस थीटा समेसन xi i फ्रॉम 4 to n। तो अगेन g1 थीटा t1, g2 थीटा t2, g3 थीटा t3 एंड सो ऑन। तो यहाँ से ये आ जाएगा, और 1 2 3 4 से अब इसको इसी को अलग अलग कर लो, तो इसको तो अगर आप लिखोगे इफ राइट इट एज है ना, e की पावर माइनस थीटा x1, e की पावर माइनस थीटा x2, e की पावर माइनस थीटा x3 और e की पावर माइनस थीटा समेसन xi i फ्रॉम 4 to n, है ना, ऐसा हो जाएगा। तो आ जाएगा इससे, ठीक है जी। फोर टू, तो ये आ जाएगा, चारों सही है। और एक दो क्वेश्चन देखो फिर हम डाउट क्लास स्टार्ट करेंगे। तो जस्ट ये सब आसान क्वेश्चन है। सपोज x1 और समेसन xi जो रनिंग फ्रॉम 2 to n किया है, वहां अगर 1 to n कर दे तब नहीं होगा ना सर? नहीं होगा, हाँ, तब बना नहीं पाएंगे ना वैसा। तब t होगा 1 to n sufficient and complete। ठीक है, तो है ना, कंप्लीट सफिशिएंट, ज़्यादातर क्वेश्चन में कंप्लीट सफिशिएंट पूछा हुआ है ना, सफिशिएंट कंप्लीट सफिशिएंट, कंप्लीट कल डिस्कस करेंगे, कल मिनिमल सफिशिएंट और कंप्लीट डिस्कस करेंगे, मिनिमल सफिशिएंट एंड कंप्लीट। सर एक कंप्लीटनेस क्या होता है? जैसे एक्सपेक्टेशन ऑफ जीटी 0 बोल देते हैं, बस उसका मतलब क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ जीटी 0, हाँ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ जीटी इक्वल्स टू 0 इज 1। हाँ हाँ, क्या है उसका मतलब, क्या होगा? सफिशिएंसी अच्छा ऐसे आप उसका इंटरप्रिटेशन जानना चाह रहे हैं ना? यस सर। ओके, अभी के लिए ये क्वेश्चन देखो, देखते हैं। तो ये बोल रहा है कि क्या ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स सफिशिएंट होगा? तो ये जो फुल जब मैंने फुल सैंपल लिखा था सफिशिएंट है, तो उसी से तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स कंस्ट्रक्ट होता है ना। तो यहाँ जो हमने लिखे थे कि फुल सैंपल इज सफिशिएंट, तो इससे आप बोल सकते हो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स भी क्या होगा, सफिशिएंट होगा, है ना। ऑल्सो यहीं पे थ्योरम लिख लो कि ये जो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है x1 x2 xn, दिस इज ऑल्सो सफिशिएंट, क्योंकि फुल सैंपल से तो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बनेगा। तो ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जो होगा, ऑल ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जॉइंटली सफिशिएंट है ना, इट इज जॉइंटली सफिशिएंट। बात वही है, सफिशिएंट बोलो या जॉइंटली सफिशिएंट बोलो। तो ये जॉइंटली सफिशिएंट आएगा। तो है ना, इसमें सिंपल पूछा है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, क्या ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स जॉइंटली सफिशिएंट है, आंसर इज यस, है ना, इससे आ जाएगा। बाकी एमएलई पूछ रहा है ये सफिशिएंट, देखो जैसे इस क्वेश्चन में बोल रहा है क्या एक्स बार प्लस ई एक्स बार सफिशिएंट होगा, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल थीटा 1 है, नॉर्मल थीटा 1 में अभी आपने देखा है कि क्या है, एक्स बार सफिशिएंट है, तो ये 1 1 फंक्शन ऑफ एक्स बार है, एक्स प्लस ई की पावर एक्स, फंक्शन क्या यूज किया है, x प्लस ई की पावर x, एंड दिस फंक्शन x प्लस ई की पावर x इज 1 1 फंक्शन ऑफ x, क्योंकि आप डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 1 प्लस ई की पावर x, दिस इज ऑलवेज मोर देन 0, सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, x प्लस ई की पावर x, सो दैट्स वाई ये भी सफिशिएंट होगा।
बाकी तो यही है। ठीक है, तो बाकी अगले क्लास में डिस्कस करते हैं। तो आज तो हमने बस सफिशिएंट डिस्कस किया है, कल मिनिमल सफिशिएंट और कंप्लीट डिस्कस करते हैं, है ना। बाकी डाउट क्लास वाले लोग रुक सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं।